हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज काव्या अग्रवाल। हम लोग करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 और 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सब हम लोग कवर करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, स्क्रीन पे आपको आंसर्स भी शो होंगे जिससे आपको समझ में आ जाए लिखना क्या है, क्या क्या कीवर्ड्स हैं। मुझे पता है आप लोग केस स्टडीज में फंसते हो, तो केस स्टडीज भी बहुत सारी हैं, सारी कवर कर लेंगे जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सब। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 और 2 के साथ। तो देखो, सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन ही है, हमें पता है। तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। केस स्टडी सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद पूरा पैसेज पढ़ेंगे। ठीक है, अब आंसर्स को मैंने यहीं पे डाला हुआ है तो उसको थोड़ा सा स्किप करना। पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर देखेंगे आंसर क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन में लिखा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड अबव। सबसे पहले तो कौन सा कॉन्सेप्ट है वो बताना है, और स्टेट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट। हमें दो इंपॉर्टेंस और बतानी है जो भी इसमें कॉन्सेप्ट लगा होगा। अब देखते हैं, लिखा है पी माधव इज द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ ट्रेंडी स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर है पी माधव, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस फर्नीचर फर्म है। हिज ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज प्रोडक्शन बाय 20% इन दी नेक्स्ट 1 ईयर। तो उनका एम है कि हमें 20% से प्रोडक्शन बढ़ाना है अगले साल में। बट द सेल्स मैनेजर आर शेट्टी डज नॉट अप्रूव of increase in production till changes are brought about the quality of wood, locks, handles, etc. to incorporate latest trends. तो बेसिकली मिस जो पी माधव है वो प्रोडक्शन मैनेजर है, उन्होंने बोला है कि हमें प्रोडक्शन 20% से बढ़ाना है। लेकिन जो सेल्स मैनेजर हैं उन्होंने इस बात पे अग्री नहीं किया कि जब तक हम लोग चेंजेस नहीं लेके आएंगे क्वालिटी में तब तक हम टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट this kind of conflict brings to light an important concept of management that can help to link the activities of various departments। सबसे पहली बात हो रही है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में, यहीं से हमारा एक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखो, कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, कीवर्ड यही है। जब भी हम मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं या एक्टिविटीज डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने की बात करते हैं, कि लिंक की बात करते हैं, तो कॉन्सेप्ट बात होगी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स की बात हो रही है तो कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन इज द कॉन्सेप्ट जो कि इसमें लगा है। तो आइडेंटिफाई कर दिया कोऑर्डिनेशन, उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो लिखा है कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल। तो एक प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन जिसमें हम लोग सिंक्रोनाइज कर रहे हैं सारी की सारी एक्टिविटीज को, कि एक ही गोल है उसी को हमें अचीव करना है, उसी के टुवर्ड्स हमें मिलकर काम करना है। दैट इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसके बाद आपको 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस बताना है। तो कोऑर्डिनेशन के 3 ही इंपॉर्टेंस है, उनमें से कोई 2 लिखने हैं। देखो लिखा है, पहला है ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज का मतलब क्या है कि जैसे जैसे फर्म बड़ी होगी, फर्म में नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे तो हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी। सो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड अगर इंक्रीज होता है, सो कोऑर्डिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, दूसरा है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिविजन्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग है। तो उन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करना भी जरूरी है। ठीक है, और तीसरा होता है कि स्पेशलाइजेशन होती है। ऑर्गेनाइजेशंस में स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्वालिफाइड पीपल को हायर करते हैं, और उनकी वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं, तो वहां पे भी हमें कोऑर्डिनेशन जरूरी होगा। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट्स में से आपको कोई भी 2 लिखने हैं और आपका आंसर डन। तो बेसिकली इसमें हमने जो कीवर्ड चेक किया वो क्या था, कॉन्फ्लिक्ट्स का, या एक लिंक बनाने का बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ओके। चलो इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रिंसिपल्स आपको एक्सप्लेन करने हैं जनरल मैनेजमेंट के। पहला है स्केलर चेन, दूसरा है इक्विटी और तीसरा है इनिशिएटिव। तो हेनरी फेयर के प्रिंसिपल्स हैं। स्केलर चेन का मतलब क्या है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो स्केलर चेन क्या होता है, स्केलर चेन एक कम्युनिकेशन की लाइन है, कि जो कम्युनिकेशन है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एकदम सिस्टमैटिक वे में स्टेप टू स्टेप चले। ठीक है, ऐसा कंबाइंड होकर कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो खुचर पुचर होकर नहीं होना चाहिए। सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक फॉर्मल लाइंस के थ्रू ही कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, र्यूमर्स क्रिएट ना हो। ठीक है, तो स्केलर चेन में लिखा है द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक्स आर नोन एज स्केलर चेन। ठीक है, एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है, हाईएस्ट से लेके लोएस्ट तक। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और वो सभी फॉलो करेंगे मैनेजर्स और सबॉर्डिनेट्स के द्वारा।
ठीक है। दिस चेन शुड नॉट बी वायलेटेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो इस चेन को आपको तोड़ना नहीं है। हाँ, बट एक शॉर्टर रूट जरूर हम यूज कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक, जिससे हम कम्युनिकेशन में अगर डिले हो रहा है तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। तो स्केलर चेन में जो शॉर्टेस्ट रूट होता है उसे हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। तो आपको इसी तरह से 2-3 पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन करना होगा, और अगर चाहो तो यहाँ पे एक डायग्राम भी बना सकते हो स्केलर चेन का। ठीक है। दूसरा है इक्विटी। इक्विटी बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए अगेंस्ट एनीवन ऑन एनी बेसिस, चाहे वो जेंडर हो, रिलीजन हो, लैंग्वेज हो, कास्ट, बिलीफ, नेशनैलिटी, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हमें एम्फेसिस करना है काइंडलीनेस और जस्टिस को, और सब लोग बहुत ही लॉयल रहें और अच्छे तरीके से काम करें विदाउट एनी भेदभाव। ठीक है। सो ये कुछ कुछ मैंने जो मार्क करी है लाइंस, ये हमारे की पॉइंट्स हैं जिनको आपको लिखना है। बीएसटी में खुद से आंसर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ की पॉइंट्स, कुछ कीवर्ड्स जरूर लिखना, क्योंकि उसके बेसिस पे हमारी चेकिंग होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इनिशिएटिव क्या है? इनिशिएटिव ये बोलता है इट मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, कि आप लोगों को एक ऑप्शन दे रहे हो कि वो खुद से इनिशिएटिव लें, खुद से पहला स्टेप लें, खुद से अपने सजेशंस आगे रखें। सो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव स्टेट्स दैट द वर्कर्स शुड बी एनकरेज्ड टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है। सो एक गुड कंपनी शुड हैव अ एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम। एक अच्छी कंपनी वो मानी जाती है जिसमें हम एम्प्लॉय से सजेशंस ले रहे हैं, उन्हें हम इनिशिएटिव लेने का एक मौका दे रहे हैं, चांस दे रहे हैं। ठीक है। इसके लिए हमें उन्हें रिवॉर्ड भी करना चाहिए, दैट इज इनिशिएटिव। ठीक है। तो हमें सिंपल इसमें हमारे जो 3 प्रिंसिपल्स थे, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आएगा, हर पेपर में आया है कि आपको कुछ कुछ प्रिंसिपल्स गिवन होंगे, वो आपको बताने होंगे, एक्सप्लेन करने होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट देखो, सिमिलर क्वेश्चन है। हमें एक्सप्लेन करना है डिवीजन ऑफ वर्क और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 4 मार्क का ये क्वेश्चन था। तो डिवीजन ऑफ वर्क और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना है। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क ये बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम है, जितनी भी एक्टिविटीज है, उनको अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो। ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क सजेस्ट दैट द वर्क कैन बी परफॉर्म्ड मोर इफिशिएंटली इफ इट इज डिवाइडेड इनटू स्पेशलाइज्ड टास्क। मतलब आपको काम को तो डिवाइड कर देना है, इससे क्या होगा कि हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया काम, और उसमें हम उन लोगों को लगाएंगे जो कि उस काम को करने में परफेक्ट है, स्पेशलाइज्ड है। तो वहां से आपको स्पेशलाइजेशन देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। सो अ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट हु इज कॉम्पिटेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब, जिससे स्पेशलाइजेशन हमें देखने के लिए मिलेगी और आपको अच्छे इफिशिएंट रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ चलते हैं, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अथॉरिटी का मतलब कि आप खुद से काम कर पा रहे हो, आप ऑर्डर्स दे पा रहे हो, वो आपके पास पावर है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि जो भी ऑर्डर आपको मिले हैं उसको आपको फॉलो करने हैं। ठीक है। सो an organization should build safeguards against abuse of managerial power. At the same time, manager should have necessary authority to carry out his responsibility. कि अगर आप एक मैनेजर को अथॉरिटी दे रहे हो तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने किसी को दी है तो उसके साथ साथ उसे थोड़ी बहुत अथॉरिटी भी देनी बहुत जरूरी है, दोनों के बीच में बैलेंस होना रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके जी। चलो नेक्स्ट है। नेक्स्ट बोला है हमें एक्सप्लेन द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बताना है। 2 पॉइंट्स आपको गिवन है। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजर्स सॉरी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को यूजफुल इंसाइट्स देते हैं जिसको वो रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है हमारे पास, Principles of management provides useful insights into reality by enabling the managers to learn from past mistakes and conserve time by solving recurring problems quickly। कि आपको मैनेजर को एक ऑप्शन मिलता है कि वो अपनी पिछली गलतियों से सीख सकते हैं। बेसिकली जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें पास्ट मिस्टेक से सीखने का ऑप्शन देते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली क्विकली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। सो अडेरेंस टू दीज प्रिंसिपल्स एड्स टू देयर नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजरियल सिचुएशंस, राइट। ठीक है। दूसरा पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसे आपको एक्सप्लेन करना है सिंपली। लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज by equipping managers to foresee the cause and effect relationship, thereby reducing the wastage associated with trial and error approach। तो बेसिकली प्रिंसिपल्स जो है वो
यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है रिसोर्सेज की, क्यों? क्योंकि आप ट्रायल एंड एरर मेथड को इग्नोर करोगे और तरीके से साइंटिफिकली काम करोगे तो वेस्टेज कम होगा। ठीक है, और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये हेल्प करते हैं, मैनेजर डिसीजन आप अच्छे से ले सकते हैं। ओके, ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन के फीचर्स बताने, पहला है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। तो ग्रुप एफर्ट्स को एक साथ लेके चलता है कोऑर्डिनेशन। सो इसमें यही लिखा है कि कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। ठीक है, तो इट गिव्स अ कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज एट इट वाज प्लान्ड एंड शेड्यूल्ड। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन अलग अलग एलिमेंट्स को, डाइवर्सिटी को एक साथ लेके चलता है, एक कॉमन गोल के टुवर्ड्स ही काम करता है। तो दूसरा है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन सारे ही मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, हर एक मैनेजर चाहे वो किसी भी लेवल पे क्यों ना काम कर रहा हो, कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो टॉप लेवल मैनेजर्स जो है उन्हें कोऑर्डिनेट करना होता है ओवरऑल पॉलिसीज को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करते हैं बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। और जो ऑपरेशनल लेवल है यानी कि लोअर लेवल है, वो कोऑर्डिनेट करता है वर्क को, जो वर्कर्स हैं एक्चुअल में उनके संग वो कोऑर्डिनेट करके चलती है। ठीक है, सो हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोऑर्डिनेशन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन। देखो ये पूरा का पूरा केस स्टडी है, लंबा चौड़ा पैसेज है हमारे पास, तो इसको देख लेते हैं जल्दी से। देखो सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको बोला है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव फॉर ईच ऑफ द थ्री ग्रुप्स। तीन ग्रुप्स की बात हुई है, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है वो बताना है। और गिव मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड। चलो पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं कौन सा है। तो लिखा है निशा हैड गिवन सम ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर ओन टू हर हाउस हेल्पर बीनू। तो निशा ने अपनी कुछ ओल्ड ड्रेस अपनी हाउस हेल्पर बीनू को दी हैं। आफ्टर फ्यू डेज निशा was happily surprised when she saw बीनू wearing one of the dresses beautifully refurbished। तो निशा को बहुत ही खुशी हुई जब उसने बीनू को देखा कि उसने कुछ एक बहुत ही प्यारी सी क्रिएटिविटी वाली ड्रेस पहनी हुई है, जिसको उसने बेसिकली रिफर्बिश करवाया है। ठीक है, so, on inquiry, Binu told Nisha that this was done by her daughter who had just completed her class 12 studies। तो बीनू ने निशा को बताया कि वो जो ड्रेसेस हैं उनमें किसने वो चेंजेस करे हैं, उसकी डॉटर ने, जिसने अभी अभी 12th क्लास पूरी करी है। Binu also told Nisha that she was a little concerned as her daughter did not want to study further। निशा वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द क्रिएटिविटी ऑफ बीनाज डॉटर। तो बीनू की डॉटर से निशा काफी इम्प्रेस हो गई। सो शी डिसाइडेड टू सेट अप अ स्मॉल बिजनेस फॉर हर। और निशा ने डिसाइड किया कि वो उसके लिए बीनू के लिए एक छोटा सा बिजनेस स्टैब्लिश करेगी। सो निशा बॉट 15 sewing machines and appointed 15 girls to refurbish the old dresses। तो इसलिए निशा ने क्या किया, 15 मशीन से ला के रख दी, 15 स्विंग मशीन्स। ठीक है, और 15 लड़कियों को अपॉइंट करा जो कि ओल्ड ड्रेसेस को क्रिएटिवली उनमें चेंजेस लेके आएंगे। Nisha also arranged old dresses from various sources and employed a person who will sell these dresses at a very low cost for one who could not purchase new dresses due to their low income। So निशा ने ये भी क्या किया, सबसे पहले ओल्ड ड्रेसेस अरेंज कर ली अलग अलग सोर्सेज से, और एक एम्प्लॉय को हायर कर लिया जो कि उन ड्रेसेस को कम प्राइस पे सेल करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद निशा डिवाइडेड द गर्ल्स इन 3 इक्वल ग्रुप्स। तो निशा ने उन गर्ल्स को, 15 गर्ल्स को 3 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ईच हैविंग 5 स्विंग मशीन्स। और ईच ग्रुप वॉज गिवन अ टारगेट ऑफ रिफर्बिशिंग 150 ओल्ड ड्रेस इन फोर्टनाइट विद अ कॉस्ट ऑफ 30 पर ड्रेस। मतलब हर एक ग्रुप को टारगेट दिया कि आपको 150 ओल्ड ड्रेसेस को रिफर्बिश करना है और 30 रुपए की कॉस्ट होनी चाहिए पर ड्रेस। ठीक है, तो 150 ड्रेसेस वन इन अ फोर्टनाइट एंड एट अ कॉस्ट ऑफ 30 पर ड्रेस। ठीक है, अब आफ्टर अ फोर्टनाइट अब कंक्लूजन क्या निकला, निशा हु वाज सुपरवाइजिंग दिस बिजनेस विद बीनू वाज इन्फॉर्म्ड दैट ग्रुप वन ने क्या किया है, was able to meet the target by refurbishing 150 old dress at a cost of 30 पर ड्रेस। टारगेट था 150 ड्रेसेस को रिफर्बिश करना है 30 की कॉस्ट में। तो पहले ग्रुप ने सेम काम कर दिया, 150 ड्रेसेस को फर्बिश करा 30 रुपए की कॉस्ट पे। तो बिल्कुल सही है, देखो टाइमली काम हो भी गया और जितना कॉस्ट डिसाइड किया तो उतने में भी हो गया। मतलब यहाँ पे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की बात हो रही है, वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दूसरे ग्रुप ने क्या किया है, दूसरे ग्रुप ने 150 ओल्ड ड्रेसेस को रिफर्बिश किया, मतलब जितना काम दिया गया था उतना तो करा, बट कॉस्ट आया 35 रुपए 35।
तो ज्यादा कॉस्ट आ रहा है, यानी कि ये एफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। ठीक है। और ग्रुप 3 की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 140 ड्रेसेस को ही रिफर्बिश कर पाए। टारगेट था 150 का, करा 140, यानी कि दे आर नॉट इफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं है। बट कॉस्ट आया 27, डिसाइडेड था 30, कॉस्ट कम आ रहा है यानी कि ये एफिशिएंट है, एफिशिएंट है। ग्रुप 3 इज नॉट इफेक्टिव बट इफिशिएंट। ठीक है। ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 इफेक्टिव तो है बट एफिशिएंट नहीं है। ठीक है। और ग्रुप 1 दोनों है, एफिशिएंट भी और इफेक्टिव भी। ठीक है जी। तो हमें कॉन्सेप्ट बताना था, तो कॉन्सेप्ट यही है हमारे पास। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर द कॉन्सेप्ट जो कि हमने डिस्कस करें। ग्रुप 1 इफेक्टिव भी है और इफिशिएंट भी है, क्यों? क्योंकि वो टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं, जो गिवन टारगेट था उसको गिवन कॉस्ट पे। ठीक है। ग्रुप 2 मैंने आपको बता दिया, ग्रुप 2 में यही लिखा है कि इफेक्टिव तो है बट इफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 150 ड्रेसेस रिफर्बिश तो कर दी बट 35 रुपीज में करा, तो एफिशिएंट नहीं है। और ग्रुप 3 की बात करें तो वो इफेक्टिव नहीं है बट इफिशिएंट है। ठीक है। इफेक्टिव का मतलब कि आप सही काम कर रहे हो। ठीक है। डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स, जिस टाइम में आपने करना है उतना आप काम कर रहे हो, दैट इज इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी का मतलब डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में आपका काम हो रहा है तो आप मानोगे कि यस वी आर एफिशिएंट। ठीक है। सो हमें ग्रुप वाइज यहाँ पे बताना था और कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ वो बता। ओके, दिस इज द आंसर। ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। हितेश इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ किड्स गारमेंट्स लिमिटेड। Due to festive season, Hitesh got an additional order of 10,000 garments, which he had to supply within 2 days. तो हितेश को एक एडिशनल ऑर्डर मिला है 10,000 गारमेंट्स का, जो कि इसे 2 दिन के अंदर सप्लाई करना है। ड्यू टू हिज गुडविल इन द मार्केट ही डिड नॉट वांट टू लूज द ऑर्डर। गुडविल थी मार्केट में तो वो ऑर्डर को खोना नहीं चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू अचीव द टारगेट बाय ऑपरेटिंग ऑन डबल शिफ्ट। तो उसने डबल शिफ्ट्स पे काम करना शुरू करा। ही अचीव द टारगेट एंड सप्लाइड द ऑर्डर विद इन 2 days। तो 2 दिन के अंदर ऑर्डर सप्लाई भी कर दिया। बट ड्यू टू डबल शिफ्ट्स हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज हायर देन द रेगुलर प्रोडक्शन कॉस्ट। बट डबल शिफ्ट्स के चक्कर में जो प्रोडक्शन कॉस्ट था, कॉस्ट वो बढ़ गया। अब हमें बताना है कौन से दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस हुए हैं मैनेजमेंट में। फिर से देख लो, टारगेट्स की बात हो रही है, कॉस्ट की बात हो रही है, यानी कि हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की। तो आपको वही एक्सप्लेन करना था वापस से कि एफिशिएंसी क्या है और इफेक्टिवनेस क्या है। और इस केस में जो हितेश है वो इफेक्टिव तो माना जाएगा बट एफिशिएंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा आ रहा है। ठीक है। ओके। चलो इसके बाद नेक्स्ट है, एक्सप्लेन करने हैं प्रिंसिपल्स। सबसे पहले डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो शॉर्ट में बताया थी मैं आपको, डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि डिसिप्लिन में हम बात करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो। ठीक है। इट रिक्वायर्स गुड पीरियड्स एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए, और पेनल्टीज भी लगाई जा सकती है अगर आपने रूल्स को तोड़ा इस केस में। ठीक है। दैट इज डिसिप्लिन। यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि एक वर्कर के ऊपर एक ही हेड होना चाहिए। It says that there should be one and only one boss for every individual employee. Otherwise, dual subordination से क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी कि हम किसकी बात सुने। तो एक वर्कर के ऊपर सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, जिससे किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। और तीसरा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग लोग हो सकते हैं, बट आपको एक ही पर्टिकुलर कॉमन गोल के टुवर्ड्स काम करना है। ठीक है। सो ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान, जिससे यूनिटी ऑफ एक्शन और कोऑर्डिनेशन यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी। ये हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ओके। 6 नंबर का क्वेश्चन था, तो 2-2 नंबर के तीनों हमारे यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं। ओके। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एक्सप्लेन करना है। ये सब हम लोग 22, 23, 24 के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है। 2022, 23, 24 के। सो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स बताने हैं। फटीग स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी। फटीग स्टडी क्या है? फटीग स्टडी ये बोलता है कि इसमें आपको डिटरमाइन करना है अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग अ टास्क। कोई भी काम अगर आप करोगे तो उसमें थकोगे बिल्कुल, तो आपको कितना रेस्ट इंटरवल देना है, कितनी देर का देना है, दैट इज व्हाट फटीग स्टडी इज। ठीक है। सो अ पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली इफ ही और शी डज नॉट रेस्ट वाइल वर्किंग। सो रेस्ट इंटरवल हेल्प करेंगे स्टेमिना को रीगेन करने के लिए, और आप उसी सेम कैपेसिटी से काम कर पाओगे। सो फटीग स्टडी में हमें यही देखना है कि हमें कितने रेस्ट इंटरवल देने हैं और कितनी ड्यूरेशन कर देना है।
ठीक है। दूसरा है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी बोलता है इसमें हम स्टडी करते हैं मूवमेंट्स को, जैसे कि लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग एटसेट्रा, जो कि आप जब भी कोई काम करोगे तो उसमें ये सभी मूवमेंट्स हमें देखने के लिए मिलेंगी जनरली। ठीक है, सो आपको यहाँ पे देखना है कि जो भी अननेसेसरी या अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उनको तो एलिमिनेट कर दो, काम जिससे आपका टाइमली हो पाएगा। ठीक है, सो ये हमें बात करनी होती है मोशन स्टडी के अंदर। और टाइम स्टडी बोलता है, टाइम स्टडी क्या है? टाइम स्टडी का मतलब है कि आप ये देखो कि एक स्टैंडर्ड टाइम कितना लगेगा किसी भी काम को करने में, स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ जॉब। ठीक है, तो हमें डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ वर्कर्स जिनको हम एम्प्लॉय करेंगे। ठीक है, उनके लिए आप सूटेबल इंसेंटिव स्कीम्स यहाँ पे डिजाइन करो, और लेबर कॉस्ट को आइडेंटिफाई करो कि एक बंदे को एक काम करने में कितना टाइम लगने वाला है, उसके अकॉर्डिंग उनकी वेज सेट करो, इंसेंटिव्स दो। वो सब किसमें आता है? टाइम स्टडी के अंदर आता है। ठीक है, टाइम स्टडी। चलो अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास अगेन केस स्टडी है। तो देखो हम लोग सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, ठीक है, चिंता मत करना, जितने हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं सही रहेंगे, आपकी काफी ज्यादा यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आओ देख तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नीचे से स्टार्ट करते हैं। लिखा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट हैव बीन डिस्कस्ड इन द अबव केस। तो हमें दो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताने हैं, यहाँ पे 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो आंसर आपको ऑलरेडी दिख चुका है ऑल, तो बट हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ऑफ एन के सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिटेड द फैक्ट्री ऑफ जयपुर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड गारमेंट्स। तो एक स्कूल है जिसके स्टूडेंट्स क्लास 12th के एक फैक्ट्री विजिट पे गए हैं। दे ऑब्जर्व दैट डिफरेंट वर्कर्स वर एलोकेटेड डिफरेंट टास्क, लाइक कटिंग द फैब्रिक एज पर स्पेसिफिकेशन, stitching dresses, putting buttons, ironing the finished dresses, packing them and putting labels। तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया बच्चों ने कि वर्कर्स को हमने डिफरेंट टास्क एलोकेट करे हैं, डिफरेंट टास्क बताए भी हैं आपको, मतलब काम को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, द chief executive officer told the students that this results in efficient and effective output. They also observed orderliness in the factory, as there was a fixed place for everything and it was present there. The students later discussed with their business studies teacher and understood that principles of management given by Fayol were being followed in the factory। तो आपको देखो चीजें समझ में आई होंगी कि सबसे पहले तो हमने ये चेक किया कि वर्कर्स का काम डिवाइड किया हुआ है, यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क की बात हो रही है। दूसरा साफ साफ लिखा है कि ऑर्डरलीनेस को बच्चों ने ऑब्जर्व किया कि जो भी काम है या हर एक चीज की एक फिक्स्ड प्लेस है, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की। यही दो प्रिंसिपल्स हैं, आपको यही बताना है, डायरेक्टली गिवन है, सिंपल चीज समझ में आई ना। कीवर्ड को पकड़ो। तो लिखा है सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब लिखा है, हमने ऑलरेडी पढ़ा। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जो ये बोलता है प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी चीजों की और सभी लोगों की एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए जिससे हम ऑर्डरलीनेस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की हिंड्रेंस नहीं आएगी और प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ के दिखेगी। ठीक है, सो ये दो ऑब्जेक्टिव सॉरी दो प्रिंसिपल्स हमने यहाँ से आइडेंटिफाई करे। ठीक है, तो लाइन को ध्यान से पढ़ो, आपको जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड समझ में आ रहे हैं उनको मार्क कर लो, जिससे आपको समझ में आए कि यार कौन सा वहां पे प्रिंसिपल हो सकता है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखो, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स दैट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में इनको एक्सप्लेन खुद से कर देना। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, या एफिशिएंसी को बढ़ाने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जा सकता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है, और सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। हेडिंग के देखो हाफ मार्क्स हैं एज पर द मार्किंग स्कीम, और 1.5 नंबर एक्सप्लेनेशन का है। ठीक है, चलो इसके बाद अगला है डायरेक्ट क्वेश्चन है, टेक्निक्स हमें एक्सप्लेन करना है। पहला है डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, दूसरा टाइम स्टडी एंड मेथड स्टडी। तो टाइम स्टडी तो हमने कवर कर लिया, दो बाकी के हम देख लेते हैं इसमें। अगेन 6 मार्क का क्वेश्चन है, देख लो डायरेक्ट क्वेश्चन, टेक्निक्स पे पूछा है। डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम क्या होता है? इट इज अ टेक्निक विच डिफरेंशिएट्स बिटवीन एफिशिएंट एंड लेस एफिशिएंट वर्कर्स, जिसमें हम एफिशिएंट और लेस एफिशिएंट वर्कर्स को डिफरेंशिएट करके चलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसमें एक अलग अलग पीस वेज रेट अलग सेट किया जाता है। जो एफिशिएंट है उनको हम ज्यादा पे करेंगे, और जो इनएफिशिएंट है उनको मोटिवेट करेंगे ताकि वो भी एफिशिएंट की कैटेगरी में आ जाए। ठीक है, सो इट रिवॉर्ड्स द एफिशिएंट वर्कर्स एंड मोटिवेट्स द लेस एफिशिएंट वंस टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। तो इसमें आप दो पीस रेट्स डिसाइड करके चलते हो। एक होता है वन फॉर दोज वर्कर्स हु प्रोड्यूस अबव द स्टैंडर्ड आउटपुट। एक स्टैंडर्ड आप सेट करोगे, ठीक है, कि इतना
आपको प्रोड्यूस करना है, तो उन उस स्टैंडर्ड से अगर कोई ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो उनके लिए हम अलग से वेज रेट सेट करेंगे, और एक सेट करेंगे हम उन लोगों के लिए जो लेस प्रोड्यूस कर रहे हैं देन द स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, सो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 10 यूनिट आपको प्रोड्यूस करनी है। अब जो लोग 10 से ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर देंगे उनको हम ज्यादा पे करेंगे, और जो 10 से कम पे करेंगे उनके लिए अलग से हम लोग वेज रेट सेट करेंगे। ये किस में आता है? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में। ओके, इसके बाद टाइम स्टडी हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा। मेथड स्टडी क्या है? मेथड स्टडी होता है कि जिसमें आपको फाइंड करना है वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द जॉब। किसी भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड है जिससे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज कर पाएंगे और क्वालिटी और सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। तो कीवर्ड यहाँ पे यही है कि एक वन बेस्ट मेथड हमें आइडेंटिफाई करना है अंडर दी मेथड स्टडी। ठीक है, सो इस कीवर्ड को जरूर मेंशन करना, बाकी आप अपनी कहानी उसमें अकॉर्डिंगली बना सकते हो। कहानी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दो, गाने वाने नहीं लिखने, बट जो टॉपिक से रिलेटेड है वो लिखोगे ऑफ कोर्स। ठीक है, चलो इसके बाद केस स्टडी अगेन तो दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। देखो, आपको इसमें बताना है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो तीन प्रिंसिपल्स यहाँ पे होंगे। सबसे पहले लिखा है अ फेमस क्रिकेट कोच अलम रजा वॉज हायर्ड बाय स्पोर्ट्स कॉलेज इंदौर टू कोच द कॉलेज क्रिकेट टीम फॉर अ नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन। तो एक क्रिकेट कोच है अलम राजा जिसको अपॉइंट किया गया है एक कॉलेज के द्वारा। In the first meeting itself, the principal of the college announced that the players would enter into an agreement with the college। ठीक है, प्रिंसिपल ने पहली ही मीटिंग में अनाउंस कर दिया कि जो प्लेयर्स हैं वो एक अग्रीमेंट में एंटर करेंगे। द अग्रीमेंट वुड स्टेट द रिपोर्टिंग टाइम फॉर प्लेयर्स ऑन द फील्ड एंड अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस। उस अग्रीमेंट में सारे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होंगे। फेलियर टू ओबे द अग्रीमेंट एंड रूल्स वुड लीड टू जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी। देखो एक और कीवर्ड मिल गया, अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी। रूल्स रेगुलेशंस पेनल्टी की बात की जाती है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो पहला प्रिंसिपल तो हो गया डिसिप्लिन। ठीक है, दूसरा है इट ऑल्सो अनाउंस्ड बाय द कॉलेज प्रिंसिपल दैट द प्लेयर्स वुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम द कोच एंड दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द कोच टू प्रिवेंट कंफ्यूजन रिगार्डिंग टास्क टू बी डन। अगेन पॉइंट बोला है कि जो प्लेयर्स हैं उन्हें ऑर्डर मिलेंगे अपने कोच से, और उन कोच को ही सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, अकाउंटेबल होंगे। एक डायरेक्शन में बात हो रही है कि आपको एक ही बंदे से, एक ही पर्सन से ऑर्डर मिलेंगे, यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड की बात हो रही है। बिल्कुल यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, द कोच वॉज वेरी डिटरमाइंड टू ट्रेन द प्लेयर्स टू विन as he as the entire responsibility was on his shoulders. He promoted the spirit of mutual trust and belongingness among the team members, without which he felt it would be difficult to win। तो अब जो कोच साहब हैं इन्होंने प्रमोट करा है किसको? म्यूचुअल ट्रस्ट को, बिलोंगिंगनेस को। ठीक है, ट्रस्ट की बात हो रही है, म्यूचुअल ट्रस्ट, टीम स्पिरिट की बात हो रही है, यानी कि एस्पिरिट डी कॉप्स। ठीक है, तो ये तीन हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो हमने आइडेंटिफाई करे लाइन पढ़ पढ़ के। इनको आपको एक्सप्लेन करना होगा और आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, डन। ओके, तो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, थोड़ा सा स्ट्रेस देके पढ़ो कि किस पॉइंट की बात हो रही है आपको। देखो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, प्रिंसिपल्स आपने कौन कौन से पढ़े हैं सिलेबस में वो आपको आने चाहिए, तभी केस स्टडी कर पाओगे, है ना। तो सिलेबस अपना पूरा रखना तब केस स्टडी कर पाओ। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो यहाँ से करते हैं स्टार्ट। बोला है आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच अमन ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताना है, टॉप, मिडल और लोअर लेवल। सो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीए डिग्री अमन ज्वाइंड अ एमएनसी जेओविया लिमिटेड। ठीक है, अमन ने एक एमएनसी ज्वाइन करी। हिज जॉब डिमांड्स लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग डाइवर्स एलिमेंट्स एंड coordinating all the activities of the business and for its impact on the society। तो उसका रोल बताया है, अब उसकी देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए, वहीं से डिसाइड करोगे कौन से लेवल पे काम कर रहा है। तो वो रिस्पॉन्सिबल है सारे ही एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करने के लिए, सारी ही एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है? अमन का है। तो कोऑर्डिनेशन का काम, इंटीग्रेट करने का काम किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजर का, है ना। टॉप लेवल पे जो लोग होते हैं उनका ही काम होता है। सो यस, लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा आएगा? टॉप लेवल। इसके बाद लिखा है स्टेट एनी टू फंक्शंस टू बी परफॉर्म बाय अमन एट दिस लेवल अदर देन दोज डिस्कस्ड इन दी पैरा। तो हमें टॉप लेवल के ही कुछ और भी यहाँ पे फंक्शंस बताने हैं
तो टॉप लेवल क्या करता है, एक तो वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का काम टॉप लेवल का होता है। उसके साथ साथ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और स्ट्रैटेजीज भी कौन फॉर्मुलेट करता है, टॉप लेवल। तो ये आपको इसमें से कोई भी दो लिखने हैं। ठीक है, सो इसमें से लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में से इसी तरह के क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं। ओके, चलो। इसके बाद नेक्स्ट जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें एक्सप्लेन करने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला है मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, दूसरा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और तीसरा परवेसिव है। तो 6 मार्क का क्वेश्चन है, सिंपल डायरेक्ट। फीचर्स हमें एक्सप्लेन करने। सो गोल ओरिएंटेड बिल्कुल है। ठीक है, मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेड है, गोल के टुवर्ड्स ही हम काम कर रहे होते हैं, उसी के लिए हम पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट अपना रखते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो आप एक के बाद एक के बाद एक बेसिकली परफॉर्म करते हो, तो कॉन्टिन्यूअस है, चलता रहता है। ठीक है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और ऑल परवेसिव का मतलब कि हर एक जगह यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल यानी कि हर जगह आपको मैनेजमेंट देखने के लिए मिलेगा, चाहे कोई प्रॉफिट मोटिव फर्म हो, चाहे नॉन प्रॉफिट हो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होता है, परवेसिव है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग लिख सकते हो इजीली। ठीक है जी। चलो, इसके बाद नेक्स्ट है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमें बताना है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, फ्लेक्सिबल एंड मेनली बिहेवियरल। तो फीचर बताए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, आपको सीधा सीधा एक्सप्लेन करना है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी क्या बोलता है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली अप्लाई हो सकते हैं। आप हर एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन पे प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, लार्ज हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, हर जगह हम लोग प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। उसका रिजल्ट वेरी कर सकता है बट एप्लीकेशन हर जगह पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। ये रिजिड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं, आप एज पर द नीड एंड सिचुएशन उन्हें चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, दैट इज वाई फ्लेक्सिबल। और मेनली बिहेवियरल का मतलब कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई होते हैं ह्यूमन बींग्स पे, तो बिहेवियर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, सो दीज इनेबल अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज। ठीक है, सो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में ये हेल्प करते हैं, फोकस करते हैं हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो केस स्टडी है, फिर से दिया हुआ है हमें, यहाँ पे आपको दिया है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड। तो एक ही प्रिंसिपल आपको यहाँ पे दिया है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखो पढ़ते हैं इसे। दिया है येलो पम्पकिन इज अ इटालियन रेस्टोरेंट इन दिल्ली known for its fresh and authentic dishes including pasta, pizza, etc. It has been serving its customers for the last 20 years. It had been winning various awards and recognition for its services. ड्यूरिंग कोविड-19 इट सफर्ड ह्यूज लॉसेस। तो कोविड के दौरान काफी लॉस फेस किए। एज द इफेक्ट ऑफ कोविड रिड्यूस्ड एंड बिजनेस स्टार्टेड पिकिंग अप, द मैनेजमेंट ऑफ येलो पम्पकिन ऑल्सो डिसाइडेड टू गो इन फॉर होम डिलीवरी सर्विस टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग होम डिलीवरी वाला ऑप्शन भी अब यूज करेंगे। फॉर दिस दे नीडेड सपोर्ट ऑफ देयर वर्कर्स टू वर्क ओवर टाइम, जिसके लिए वर्कर्स को ओवर टाइम काम करने की जरूरत थी। Yellow Pumpkin entered in an agreement with its workers to put in extra hours without additional payment to revive it out of losses। मतलब उन्होंने एक अग्रीमेंट में एंटर किया वर्कर्स के संग कि अब वो एक्स्ट्रा घंटे काम करेंगे, उसके लिए कोई एडिशनल पेमेंट नहीं मिलेगा, बस हमें अपने लॉसेस को खत्म करना है, इसलिए आप एक्स्ट्रा काम करो। इन रिटर्न दे प्रोमिस्ड टू इंक्रीज द वेजेस ऑफ द वर्कर्स व्हेन द मिशन इज अकम्प्लिश्ड। और उसके बदले क्या बोला गया कि आप जब ये काम पूरा कर दोगे, टास्क हमारा पूरा हो जाएगा, तो आपको वेजेस इंक्रीज होके मिलेंगे। So workers put in extra hours as committed, and in just 3 months, the restaurant business turned around and it became profitable again. ठीक है, सो अच्छे से काम हुआ। ठीक है, ओवर टाइम काम किया और चीजें बेहतर हो गई, प्रॉफिट्स हमें देखने के लिए मिले। Yellow Pumpkin honored its commitment and not only increased the wages of the workers but also gave them bonus as an additional incentive। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे बात हुई है एक अग्रीमेंट की, जिसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बताए गए कि आपको ओवर टाइम काम करना है, इतना इतना काम करना है, आपको एडिशनल पेमेंट नहीं मिलेगा, वेजेस आपकी इंक्रीज हो जाएंगी आफ्टर द मिशन इज अकम्प्लिश्ड। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो रही है, अग्रीमेंट की बात हो रही है, यानी कि हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन की। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना था और एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 3 नंबर का ही क्वेश्चन है। ओके, ठीक है। तो आपको 1 मार्क्स तो ये आइडेंटिफाई करने के मिलेंगे, बाकी 2 मार्क्स आपके एक्सप्लेनेशन के होंगे इस पे। ठीक है जी, ओके डन। चलो, देन नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है।
Monica, Rashmi, and Garima are childhood friends. After completing their education, Monica joined a school as a teacher. तो मोनिका तो एक स्कूल ज्वाइन कर लिया एज अ टीचर. रश्मि ज्वाइंड अ फर्म एज अ सीए. ठीक है. एंड गरिमा एज अ जनरल मैनेजर इन अ मल्टीनेशनल कंपनी. तो तीनों अलग अलग प्रोफेशन में जा चुके हैं, अलग अलग काम में जा चुके हैं, ऑक्यूपेशन में. आफ्टर लॉन्ग टाइम इन अ रीयूनियन फंक्शन ऑफ द स्कूल, दे मेट ईच अदर. रश्मि सेड दैट दे वर ऑल प्रोफेशनल्स नाउ. रश्मि ने बोला कि अब हम तीनों ही प्रोफेशनल्स हैं. ठीक है. बट गरिमा टोल्ड रश्मि दैट दे कैन से दिस अबाउट मोनिका एंड हर सेल्फ, बट नॉट अबाउट हर, सिंस मैनेजर इज नॉट कंसिडर्ड अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन. देखो पॉइंट समझो. मोनिका तो स्कूल टीचर है, रश्मि इज अ सीए, एंड गरिमा एक जनरल मैनेजर है एमएनसी में. सो रश्मि ने बोला कि अब हम सब लोग ही प्रोफेशनल्स हैं. जिस बात पे गरिमा ने क्या किया, डिसअग्री किया. गरिमा ने बोला कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो सिर्फ मोनिका और खुद है. ठीक है. गरिमा देखो जनरल मैनेजर है तो उसको प्रोफेशनल बता रही है. ठीक है. और यस, और मोनिका क्या है, मोनिका को भी वो कह रही है कि यस वो भी एक प्रोफेशनल है. ओके. बट नॉट अबाउट हर, सिंस मैनेजर इज, सॉरी 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 मैंने गलत बताया आपको. देखो पॉइंट ये है कि हमें पहले ना इसमें, इसको मैं हटा देती हूँ थोड़ा सा. मैंने कुछ ज्यादा ही इसमें लाइन डाल दी है तो दिख भी नहीं रहा है. रुक जाओ, देखो फिर से पढ़ते हैं. इसमें लिखा है तीन फ्रेंड्स हैं. ठीक है. उनके आपको डेजिग्नेशन बताए हैं. मोनिका तो टीचर है. ठीक है, मोनिका टीचर है. रश्मि सीए है. और गरिमा एक जनरल मैनेजर है. ठीक है. अब जब ये तीनों मिले तो रश्मि ने बोला कि अब हम सब लोग क्या हैं, प्रोफेशनल्स हैं. बट गरिमा ने बोला रश्मि को कि नहीं, जो मैनेजर की तरह काम कर रही है गरिमा, उसको वो फुल फ्लेज्ड प्रोफेशनल नहीं कंसीडर कर सकती. ठीक है. वाई डिड गरिमा से दैट शी वॉज नॉट अ प्रोफेशनल? गरिमा इज वर्किंग एज अ जनरल मैनेजर, बट वो कह रही है कि नहीं, मैनेजर को तो हम फुल टाइम एक फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन कंसीडर ही नहीं करते. तो आपको बताना है ऐसा क्यों, पीछे इसके रीजन क्या है. तो बेसिकली क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि मैनेजमेंट को हम कंप्लीट प्रोफेशन नहीं कह सकते. उसके पीछे क्या तीन कारण है वो हमें यहाँ पे बताने हैं. ठीक है. तीन कारण बताने हैं कि मैनेजमेंट एक फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन क्यों नहीं है. क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है. किसी प्रोफेशन में अगर आपको एंटर करना है तो वहां पे आपको कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. आप ऐसे ही नहीं घुस सकते कुछ भी किए बिना, है ना. आपको कुछ कुछ क्वालिफिकेशंस एग्जाम कंप्लीट करने होते हैं तब जाके आप एक प्रोफेशनल बनते हो. बट मैनेजमेंट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ एंट्री रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है. सो देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन बीइंग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज अ मैनेजर. ठीक है जी. दूसरा, प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात होती है. जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनका एक अपना प्रोफेशनल बॉडी होता है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है. सीए के लिए आईसीएआई है. ठीक है. हमारा जो लॉयर्स है उनके लिए बीसीआई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है. मैनेजमेंट के लिए भी ऐसा एसोसिएशन है, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन. लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है मैनेजर्स के लिए कि वहाँ का आपको मेंबर बनना ही बनना है. इसलिए हम लोग प्रोफेशनल नहीं बोल सकते मैनेजमेंट को. ठीक है. दूसरा है सर्विस मोटिव. सर्विस मोटिव यानी कि जब भी हमें किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो हम ये सोच के चलते हैं कि हमें सोसाइटी को सर्व करना है. बट बिजनेस में ऐसा नहीं है. मैनेजमेंट तो यार प्रॉफिट के लिए काम करेगा ना. सोशल वेलफेयर तो बात की बात है, पहले प्रॉफिट के लिए काम करोगे, है ना. एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है सभी प्रोफेशनल्स के लिए. ठीक है जी. बट जो हमारा ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन है उसके भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, बट उनको कंप्लीटली फॉलो करना ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है. तो इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है. ठीक है. ओके. चलो इसके बाद अगला देखते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन. एक्सप्लेन साइंस नॉट रूल ऑफ थंब एंड मेथड स्टडी और टाइम स्टडी आपको एक्सप्लेन करना है. तो मेथड और टाइम तो हमने ऑलरेडी कर लिया पीछे. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या बोलता है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब ये बोलता है, रूल ऑफ थंब का मतलब है कि आप ऐसे ही कुछ भी तुक्के मार रहे हो यार काम करने के लिए. ठीक है. ट्रायल एंड एरर अप्रोच आप लगा रहे हो, उससे क्या होगा, उसको अवॉइड करना है आपको, अदरवाइज आपका कॉस्ट ज्यादा आएगा. हमें साइंटिफिक मेथड को यूज करना है. ठीक है. एक वन बेस्ट मेथड आपको आइडेंटिफाई करना है जिससे आप एफिशिएंसी इंप्रूव कर पाओ. और उसको आप डेवलप कैसे करोगे, थ्रू साइंटिफिक स्टडी. ठीक है. साइंटिफिक स्टडी करो, साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज करो, और रूल ऑफ थंब को हमें इग्नोर करते हुए साइंस का यूज करते हुए सारा का सारा काम करना है. ये किस में आता है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. ठीक है. ओके. चलो इसके बाद नेक्स्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया है, Vibhu joined as a CEO of Mega Maruti Limited, a firm manufacturing cars. On the first day, he addressed his subordinates, saying that organization should have a chain of authority.
तो उसने अपने फर्स्ट डे पे ही ऑर्गेनाइजेशन को बोला कि एक चेन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए एक प्रॉपर चेन होनी चाहिए दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर्स एंड द सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, एक चेन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, चेन ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए जो कि टॉप से बॉटम फ्लो करेगा। ही ऑल्सो एडेड दैट फॉर रूटीन मैटर्स अ वर्कर कैन नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द सीईओ, बट इन एमरजेंसी ही और शी मे कॉन्टैक्ट डायरेक्टली। एक देखो प्रॉपर चेन होना चाहिए, और साथ साथ अगर आपको इमरजेंसी है तो आप कोई शॉर्टर रूट वहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो हमें प्रिंसिपल बताना है कौन सा है। तो हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, लाइन ऑफ अथॉरिटी की, यानी कि स्केलर चेन। स्केलर चेन इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो स्केलर चेन को हमें एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करना है, और एग्जाम्पल भी हमें देना है। तो स्केलर चेन सबसे पहले एक्सप्लेन क्या लिखा है, देखो वही लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जिसको आप फॉलो करोगे। ठीक है, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होता है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक, जिसे हम स्केलर चेन बोलते हैं। उसके बाद साइड में हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, देख लो, कि सबसे पहले यहाँ से इस तरह से फ्लो होगा कम्युनिकेशन और यहाँ तक जाएगा। और अगर शॉर्टेस्ट रूट अगर हम देखें, अगर ई को ओ से कोई बात करनी है तो ये शॉर्टेस्ट रूट है, जैसे हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है, तो इसी डायग्राम को हमें एक्सप्लेन कर देना है। यही इसका एक डायग्राम का एक्सप्लेनेशन लिखा है कि एक हेड है ए, जिसके अंडर दो लाइन ऑफ अथॉरिटी हैं। ठीक है, एक ये वाली लाइन बी सी डी ई एफ, और दूसरी है एल एम एन ओ पी। ठीक है जी, और उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। और अगर ई और ओ डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं इमरजेंसी के केस में, सो वो गैंग प्लान का यूज कर पाएंगे। तो आपको एग्जाम्पल खुद से ही बना देना है, सिंपल, ज्यादा कोई टिपिकल चीजें इसमें नहीं है। और इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास चार फीचर्स बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं मैनेजमेंट के। तो चार बताने हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, परवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल होता है क्योंकि इसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल और ऑपरेशंस तीनों की ही बात होती है। ठीक है, उसके साथ साथ एक डायनामिक है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, ग्रुप एक्टिविटी है, इंटेंजिबल है, डायनामिक है। तो कोई भी आपको 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिख देने हैं, आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखो, इसके बाद चार फंक्शंस परफॉर्म बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट हमने ऑलरेडी करा केस स्टडी में। तो जो टॉप लेवल है वो डाइवर्स एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज को, वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है टॉप लेवल। उसके साथ साथ पूरी ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितने भी गोल्स हैं, रूल्स हैं, वो बनाएगा। और सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो भी कौन चेक करके चलेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो कोई 4 फंक्शंस हमें यहाँ पे लिखने हैं। अगेन 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स आप करोगे, आपका आंसर डन है। ठीक है, चलो, इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको बताना है जनरल गाइडलाइंस, मेनली बिहेवियरल, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो अगेन 6 मार्क का क्वेश्चन, 2-2 नंबर के पॉइंट्स हैं। तो बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से, दिख रहे हैं आपको, है ना, सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन है। सो देखो, मेनली बिहेवियरल हमने ऑलरेडी पढ़ा। जनरल गाइडलाइंस का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइंस है। ये किसी भी प्रॉब्लम का एक रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते, बस आपको बताते हैं कि आप इस तरह से काम करोगे तो आपको डिसीजंस लेने में हेल्प होगा, आपको रिजल्ट्स हो सकता है बेटर देखने के लिए मिल पाए। ठीक है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, बिल्कुल जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो प्रॉपर एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिस के बाद जाके ही फॉर्मुलेट होते हैं। वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ओके। अगर अभी तक तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो यार चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बता देना। अगर कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है कि नहीं इस तरह से नहीं, किसी दूसरे तरीके से बता दो, क्वेश्चंस इस तरह से करा दो, ज्यादा बेहतर रहेगा, तो वो आप अपने सजेशंस कमेंट कर दिया करो, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया है कि मतलब स्क्रीन के उधर तरफ आपको किस तरह से चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही। मैं तो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ कि यार वीडियोस के थ्रू आपको सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाएं, चीजें समझ भी आ जाए। ठीक है, कोई अगर आपको ऊपर नीचे कुछ भी लगता है, गलतियां हैं, तो वो कमेंट कर दिया करो। बाकी यहाँ अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो भी कमेंट कर देना, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, तो कोई लंबी चौड़ी हमें पूरी कहानी गिवन है, आपको इसमें बताना है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 4 फीचर्स ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो हमें कॉन्सेप्ट बताना है, उसके 4 फीचर्स बताने हैं, कोटिंग द लाइंस, लाइंस कोट भी करनी है। ओके, देखो जी, देखते हैं इसमें लिखा है, थोड़ा सा जूम कर दिया जाए इसे। देखो, हाँ,
इसमें लिखा है नलिनी हैज एन ऑनलाइन फ्लावर एंड गिफ्ट्स रिटेल बिजनेस. शी हैज 8 outlets in 4 cities of India. From November to February, during the wedding season, the demand shoots up. She coordinates the efforts of her staff इन अ कॉन्शियस एंड डेलिबरेट मैनर. कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, हमें फीचर यहाँ पे बताने हैं 4. कोटिंग द लाइंस. तो देखो पहला फीचर तो यही है कि कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन. ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन. ठीक है, कोटिंग कर लाइंस कोट करना है तो यहीं से लिखना है आपको. शी कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ हर स्टाफ इन अ कॉन्शियस एंड डेलिबरेट मैनर. ठीक है, एंड प्लान्स फॉर द वेडिंग सीजन डिमांड इन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ. यहाँ तक आप लिख सकते हो. ये लाइन हमने कोट कर दी इन्वर्टेड कॉमा में. और उसके बाद एक्सप्लेन कर देना एक लाइन में कि डेलिबरेट फंक्शन का मतलब क्या होगा. ठीक है. दूसरा है शी इंश्योर्स दैट देयर इज एडिक्वेट वर्कफोर्स एंड कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर्स वेदर वर्क इज प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू प्लान्स. तो कॉन्टिन्यूअसली की बात हो रही है, यानी कि कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ये हो गया हमारा सेकंड फीचर. और इसी लाइन को आप यहाँ पे कोट कर दोगे और एक्सप्लेन कर दोगे कि कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूअस होता है, हमेशा चलता रहता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है. ठीक है, 2 हो गए. उसके बाद शी ऑल्सो ब्रीफ्स द मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन टाइम टू प्रिपेयर द प्रमोशनल एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन. दस Thus, her coordination with all departments of the organization begins at the planning stage and कॉन्टिन्यूस टिल कंट्रोलिंग. तो वही चीज है कि प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है. दिस एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द डिपार्टमेंट्स एंड इंश्योर द एक्शन इज एम्ड एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो ये एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है. तो ये वाली लाइन हमें नेक्स्ट फीचर बताती है विच इज कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. ठीक है, इसको कोट कर देना. ओके. इसके बाद लिखा है एज अ रिजल्ट नलिनी इज एबल टू गिव कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट. कॉमन फोकस दे पा रही है ग्रुप एफर्ट को, यानी कि इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट इज दी फोर्थ फीचर. तो देखो पूरे ही पैसेज में से आपको 4 फीचर्स मिल गए. इनको कोट करनी है लाइंस को, और एक एक लाइन में इस फीचर को एक्सप्लेन और कर देना. आपका काम खत्म हो जाएगा, यहाँ से डन हो जाएगा. ठीक है, तो बहुत सिंपल था. देखो सारी चीजें गिवन ही है, सिंपल आपको लिखना है. और 6 मार्क का क्वेश्चन है या 6 नंबर का क्वेश्चन है. इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है. Two ambitious friends, Sana and Mihir, having passion for creating innovative software application, established a tech startup named Quick Solution. तो 2 फ्रेंड्स हैं सना एंड मिहिर, जिन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है. ठीक है, अपना टेक स्टार्टअप एस्टैब्लिश करा है. Their software was developed in such a way that it caters to the needs of the section. Since its inception, Quick Solution was earning enough revenue to cover the cost. सबसे पहले क्वेश्चन चेक कर लें, बोला क्या है. क्वेश्चन में आपको बताना है कोडिंग द लाइंस आइडेंटिफाई एंड स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल. तो वो बताना है लाइंस कोड करके. तो ठीक है, देखो सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे कि क्विक सॉल्यूशंस ने इतना रेवेन्यू अर्न करा कि वो अपने कॉस्ट को कवर कर पाए. यानी कि हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल की. ठीक है, सर्वाइवल यही होता है कि जितना आपने कॉस्ट लगाया है उतना आप रेवेन्यू अर्न कर लो. ठीक है. दे फेस्ड काउंटलेस challenges फ्रॉम competing with large and well established companies, but they learned from their mistakes and continuously improved the product. Slowly, their software gained recognition for its quality and uniqueness, and the company started making profits. Profits की बात हो रही है, यानी कि अगेन आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ही एक मिल गया प्रॉफिट. प्रॉफिट. ठीक है. इट वॉज अ बिग इंसेंटिव फॉर सना एंड मेहर फॉर द continued successful operation of the enterprise. Within 2 years, the customer base increased many-fold. Now, नाउ हम बात कर रहे हैं कि 2 साल के अंदर ही कस्टमर बेस बढ़ गया. ठीक है. एंड नाउ सना एंड मिहिर डिसाइडेड टू मेक एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड हायर मोर एम्प्लॉइज. देखो कैपिटल की बात हो रही है कि कैपिटल बढ़ाएंगे, एम्प्लॉइज बढ़ेंगे, यानी कि हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की. तो इसमें हमने एक ऑब्जेक्टिव की बात कर ली, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, जिसमें 3 पॉइंट्स आते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ. तो हमें वही लाइंस कोट करके लिख देना है सबसे पहले, और फिर एक एक लाइन में इन तीनों ही ऑब्जेक्टिव को आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है. ओके, चलो इसके बाद आगे देखते हैं. नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन 3 फ्रेंड्स. अच्छा, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन में बोला है आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का नेचर बताना है.
मतलब आर्ट, साइंस या प्रोफेशन, वो हमें बताना है। और कोटिंग द लाइंस, स्टेट एनी टू फीचर्स, जो हमें फीचर्स और बताने हैं। तो चलो, there were three friends, Aman, Ashish, and Ashi. After completing their MBA from a reputed management institute, formed a startup named Solutions. तो तीनों ने मिलकर एक स्टार्टअप बनाया. The goal of the startup was to make social and environmental impact through its services. Solutions support social business ideas to improve living conditions in slums of Mumbai. As all the three friends are specialized in social work, they adopted different slum of Mumbai and start educating the slum dwellers in their own creative manner. तो तीनों की ही एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सोशल वर्क को लेके. और तो तीनों ने ही क्या किया, अपना अपना क्रिएटिव दिमाग लगाते हुए काम किया. क्रिएटिविटी की बात हो रही है, ठीक है. अमन यूज प्लेवे मेथड, आशीष यूज्ड म्यूजिक मेथड, एंड आशी यूज्ड एक्टिविटी बेस्ड मेथड ऑफ लर्निंग. They used basic knowledge in their unique manner and were able to educate the slum dwellers. It implies skillful and personal application of acquired knowledge. देखो, पर्सनल एप्लीकेशन की बात हो रही है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है, यूनिकली आप किस तरह से अप्लाई कर रहे हो नॉलेज को, उन सब चीज़ों की बात हो रही है. यानी कि सीधा सीधा आंसर है कि हम मैनेजमेंट एज एन आर्ट की बात कर रहे हैं. इतने सारे कीवर्ड्स मिल गए. ठीक है, आर्ट स्किलफुल होता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है एग्जिस्टिंग नॉलेज का. कोई दो फीचर्स आपको बताने थे, तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, लाइंस कोड करनी है हमें, हमने कर दी. और दूसरा, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे ही बेस्ड है, तो लाइंस को कोड करो, एक्सप्लेन करो, लाइंस को कोड करो और एक्सप्लेन करो. ठीक है, ओके. ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको. तो जो जो वर्ड्स मैंने बॉक्स में करे हैं वो की वर्ड्स हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे. ओके, चलो अब इसके बाद देखो, नेक्स्ट है. अगला क्वेश्चन हमें बोला है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड. और आपको कोई एक पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस बताना है. लिखा है, कॉर्टिको फैब्रिक्स वर वाज स्टार्टेड बाय आशीष इन 2001 टू सेल बेडशीट, टॉवल्स, कंफर्टर्स, पिलोज, कुशन एटसेट्रा. ठीक है, इट इज नाउ अ फेमस नेम एंड इट्स ब्रांचेस आर अक्रॉस इंडिया to manage the work all over India. It has 8 teams, 2 each for North, South and East and West India. मतलब टोटल 8 टीम है, अलग अलग, दो दो हर जगह, दो नॉर्थ में, दो साउथ में, दो ईस्ट में, दो वेस्ट में. ठीक है, आशीष spent considerable amount of time to develop an orderly pattern of group efforts among different teams and to secure unity of action in pursuit of a common purpose. तो आशीष ने क्या किया है, आशीष ने काफी टाइम लगाया एक ऑर्डरली पैटर्न डेवलप करने में, डिफरेंट टीम्स के अमंग यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करने के लिए, to ensure suitable allocation of tasks to the various member of the team and to see that tasks are performed with harmony among the members, and he tries to balance the different item at different locations. तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली हार्मनी की, पीस की, यूनिटी ऑफ एक्शन की, अलग अलग टीम्स को एक साथ लेके चलने की. तो हम सिंपली बात किसकी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन. कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बोला यानी कि कोऑर्डिनेशन, उसका मीनिंग लिखना है और कोई एक इंपॉर्टेंस बताना है, हमने ऑलरेडी पढ़ा. तो आपको इसमें से कोई भी एक इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. सिंपल है, आपको एक्सप्लेन करना है. साइंस नोट रूल ऑफ थंब हमने ऑलरेडी कर लिया. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी और डिस्कॉर्ड क्या होता है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड ये बोलता है कि देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. मेंटल रेवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, दोनों के ही प्रति एक दूसरे के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. ठीक है, मैनेजमेंट और वर्कर्स को अपनी थिंकिंग में चेंज लेके आना है. जो मैनेजमेंट है वो अपने गेन्स को शेयर करेगा वर्कर्स के संग, और वर्कर्स भी कंपनी के लिए तरीके से, अच्छे तरीके से, मेहनत के संग काम करेंगे. ठीक है, दैट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. ओके, और तीसरा पॉइंट पूछा है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सोनेल तो हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पैरिटी. तो इसमें हम बात करते हैं कि आपको बेसिकली एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को फोकस में लेके चलना है. ठीक है, हमें काम ऐसा देना है एम्प्लॉयज को जो उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो. ठीक है, हमें ट्रेनिंग्स पे काफी मेहनत देनी है. वर्कर्स को जो भी आप काम अलाउट कर रहे हो वो उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसमें वो स्पेशलाइजेशन लेके आ पाए. ठीक है, एफिशिएंट एम्प्लॉयज होंगे तो ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, ज्यादा अर्न करेंगे, जिससे फर्म की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी और वर्कर्स के लिए भी प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होगी. ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताना है, ठीक है जी। सो प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी हमने ऑलरेडी करा। साइंटिफिक डिसीजंस एंड फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 3 पॉइंट्स बताने हैं, सिंपल सिंपल चीजें। साइंटिफिक डिसीजंस क्या है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं साइंटिफिक डिसीजंस लेने में, यानी कि किसी भी तरह का बायसनेस नहीं होगा, ऑब्जेक्टिविटी पे बेस्ड होंगे, ठीक है। और दूसरा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में भी हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं। मैनेजमेंट की जो थ्योरी है और जो प्रिंसिपल्स हैं वो समय के साथ साथ इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके जी। सो देखो, एक चीज है कि वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, मुझे पता है लंबी ये जाएगी वीडियो, क्योंकि बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस है मेरे पास, तो बट मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं ताकि आपका कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए। जो बच्चे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट 100 ऑन 100 लेना चाह रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छा ये सोर्स रहेगा, क्योंकि सारे मैंने केस स्टडीज में डाल दिए हैं, ठीक है। और करीब 50 के करीब क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही चैप्टर, तो आपका ओवरऑल सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पूरा देखो, ध्यान से देखो, 2x पे ही देख लो चाहे, बट अच्छे से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, स्किप मत करना। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट है, आपको बताना है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन द अबव केस। हमें प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताना है। तो कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट में 4 ही प्रिंसिपल्स है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और फोर्थ था वो लंबा वाला, डेवलपमेंट ऑफ हिज एंड हर पर्सोनल टू द एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, वो वाला पॉइंट, ठीक है। तो वो एक पॉइंट था। तो चलो, हमें इसमें 2 प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, इसमें एक ही प्रिंसिपल बताना है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल बोला है ना, तो एक ही प्रिंसिपल है कोई, तो देखो। लिखा हुआ है, AK Limited is a large company with 4,000 workers engaged in production of wide variety of spices used in Indian kitchen. The company has been struggling with a persistence issue of workers making unreasonable demands and going on strike frequently. ठीक है, तो जो वर्कर्स हैं वो ऐसे ही बेवजह स्ट्राइक्स पे जा रहे हैं। टू एड्रेस द इशूज द CEO अपॉइंटेड अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट who will analyze the situation and suggest solutions to overcome the problem। तो इसी के लिए CEO ने एक एक्सपर्ट को हायर करा जो कि देखेगा कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। The management expert analyzed the situation and suggested that the company could resolve the issue by following Taylor's principle of scientific management, which suggested complete mental revolution ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। तो एक चीज पे वो आके टिके कि एक हमें टेलर के प्रिंसिपल को यूज करना चाहिए, जिसमें हम बात करते हैं मेंटल रेवोल्यूशन की। तो यार, मेंटल रेवोल्यूशन की बात हो रहा है, और मेंटल रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं अंडर द प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंडर, ठीक है। तो हमको आंसर मिल ही गया है, ठीक है जी। तो वही हमें यहाँ पे लिखना है। तो पहले पार्ट में तो आपको आइडेंटिफाई कर ही लिया, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तो उसी का एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट में आपसे क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन अनदर प्रिंसिपल सजेस्टेड बाय टेलर विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल आइडेंटिफाइड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन होता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, तो सेकंड पार्ट का आंसर ये हो गया, ठीक है। तो इसमें यही लिखा है कि हमें कोऑपरेशन से काम करना है, लेबर और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। उनको एक दूसरे के प्रति मिलके काम करना है, ठीक। सो मैनेजमेंट बेसिकली जो वर्कर्स हैं उनके सजेशंस को सुने, उनको ऑप्शन दे कि वो भी अपने सजेशन सामने रख सकते हैं। मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में हमें वर्कर्स को भी बेसिकली पार्ट देना है, ठीक है। डिसीजंस लेने के लिए हमें वर्कर्स को भी अपॉर्चुनिटी देनी है। वो सब किस में आता है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में, ओके। तो ये हमने यहाँ से पता लगा लिया। तो मेन इसमें जो कीवर्ड था वो था हमारा मेंटल रेवोल्यूशन, मेंटल रेवोल्यूशन, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताने हैं, ठीक है, ओके। तो देखो, देखते हैं इसमें लिखा है, Rushil opened RK Hair and Beauty Salon in a reputed locality and appointed 15 people as a staff. ठीक है. However, within just few months, he observed that the employees were leaving the salon one by one and the business was not able to meet even the monthly targets. तो कुछ टाइम बाद ही देखा गया कि जो एम्प्लॉयज हैं वो काम छोड़ के जा रहे हैं, बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है. So Rushil asked his manager to find out the reason. The manager reported that quite often
According to the requirement, the hairstylist was asked to do the work of a makeup artist and makeup artist was asked to do nail care etc. मतलब बहुत बार ऐसा देखा गया कि जो हेयर स्टाइलिस्ट का काम था वो तो मेकअप आर्टिस्ट कर रहा था, और मेकअप आर्टिस्ट का काम नेल केयर वाला कर रहा, नेल केयर दिया जा रहा, मतलब जिसका जो काम था उसको वो काम दिया ही नहीं गया। जिस काम में जो बंदा स्पेशलाइज था उनको वो काम न देके कुछ और ही काम दिया जा रहा था। So as a result, the employees were not happy and wanted to work at a salon where work was divided according to their competence and would enhance their specialization. और इसी रीजन की वजह से एम्प्लॉयज काम छोड़ के जा रहे हैं और एक ऐसी जगह पे काम करना चाहते हैं जहाँ पे उनको अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम मिले। ठीक है। The manager also decided that there was neither any fixed place for the hair care, skin care or nail care, materials nor for the employees. एक प्रॉपर फिक्स्ड प्लेस भी नहीं है किसी भी चीज के लिए। तो हमने तीन फंक्शंस, तीन प्रिंसिपल्स की बात कर ली। सबसे पहले तो काम को डिवाइड करने की बात करी कि आपको काम को डिवाइड करना है एज पर स्पेशलाइजेशन। दूसरा, हमने बात करी कि एम्प्लॉयज काम छोड़ के जा रहे हैं यानी कि स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल, ये दूसरा हो गया। और तीसरा एक फिक्स्ड प्लेस की बात कर रहे हैं यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है। तो आपको देखो यही तीन प्रिंसिपल्स निकल के आए। डिवीजन ऑफ वर्क, इसको एक्सप्लेन कर देना। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल, ये बोलता है कि अगर आपने एम्प्लॉयज को हायर करा है तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखो, स्टेबल आपको रखना है। और प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कि हर एक प्लेस, हर एक चीज और हर एक पर्सन के लिए एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। ठीक है। ओके, चलो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। लिखा हुआ है आपको बताना है लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच श्रीधर एंड मुकेश आर वर्किंग। तो श्रीधर हैड वर्कड एज एन ऑपरेशंस मैनेजर एट अ कैब एग्रीगेटर फर्म फॉर 10 years, gaining in depth knowledge of the business. He then decided to leave the job and started his own cab aggregator business, Easy Cab, with his friend Mukesh. ठीक है। तो मुकेश के संग श्रीधर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, इजी कैब। ओके। श्रीधर became the CEO and मुकेश become the COO in easy कैब। तो easy कैब में जो श्रीधर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गया यानी कि टॉप लेवल पे आएगा। मुकेश जो है वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गया, वो भी टॉप लेवल पे ही आएगा। आपने आइडेंटिफाई कर दिया टॉप लेवल, टॉप लेवल। ठीक है। फिर है दे डिसाइडेड टू इनिशियली ऑफर देयर सर्विसेज ओनली इन गोरेग्राम। To finance the venture, they applied for a loan to purchase electric cars for their fleet, aiming to provide a sustainable and eco-friendly way of travel. चलो ठीक है, आइडेंटिफाई कर दिया हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको कोई भी तीन फंक्शंस बताने हैं required to be performed by both Sridhar and Mukesh at the level of management they are working। तो दोनों ही टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं। तो हमें कोई भी तीन फंक्शंस लिखने हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े, तो वो आप बता सकते हो सीधा सीधा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। ठीक है, कवर तो हमने ऑलरेडी कर लिया। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस। तो कौन से ऑब्जेक्टिव्स इसमें गिवन है वो हमें बताना है। ओके। दियर सिल्वर मिल्स स्टार्टेड देयर बिजनेस एज अ B2B सप्लायर ऑफ हाई क्वालिटी मिलेट सीड्स। ठीक है, सिल्वर मिल्स ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जो कि हाई क्वालिटी मिलेट सीड्स ऑफर करेगा। द फर्म वाज सेटअप इन अ बैकवर्ड एरिया ऑफ रंसधन। ठीक है। द फर्म वाज अर्निंग जस्ट इनफ रेवेन्यूज टू कवर इट्स कॉस्ट। सिर्फ कॉस्ट ही कवर कर पा रहे थे, इतना ही रेवेन्यू अर्न करा, यानी कि हम बात कर रहे हैं सर्वाइवल की। सर्वाइवल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंडर आएगा। पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करो, उसके अंडर लिखना सर्वाइवल और उसको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, due to rising awareness among people about the health benefits of millets, and with the year 2023 declared as International Year of Millets, the demand for millets increased and the firm was able to earn profits। firm profits earn करना शुरू कर दिया था फर्म ने, तो प्रॉफिट की बात हो गई। This gave an incentive to the firm to continue its successful operations. It then expand किया operations को। ठीक है। इंट्रोड्यूस करा मिलेट फ्लावर, मिलेट बेस्ड स्नैक्स, मिलेट बेस्ड बेवरेजेस। तो उन्होंने एक्सपैंड कर लिया यानी कि हम ग्रोथ की भी बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आपने यहाँ पे पूरा बता दिया, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, एक्सप्लेन कर देना तरीके से। ठीक है। फिर है विद इंक्रीज इन इट्स ऑपरेशंस it provided employment opportunities, especially to women, involving them in dehusking, cleaning and packaging of millets। इसके साथ साथ जैसे जैसे प्रॉफिट्स बढ़े, बिजनेस ग्रो हुआ,
तो उसी पर्टिकुलर बिजनेस ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करी स्पेसिफिकली विमेन के लिए। और देखो फर्म जो सेटअप हुई थी वो एक बैकवर्ड एरिया में सेटअप हुई थी, यानी कि हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका सोशल ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से पूरा हो जाता है। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव भी है तो वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। आंसर आपके सामने है, चाहो तो इसको रीड कर लेना। ठीक है, बाकी मैंने आपको चीजें बताई दी। ठीक है, ये डन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट, हमें एक्सप्लेन करना है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क हमने ऑलरेडी पढ़ा। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? सेंट्रलाइजेशन ये बोलता है कि जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर है उसको आपको एक ही पर्सन के अंडर रखनी है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। जितनी भी कोर एक्टिविटी हैं, जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं, उनको सेंट्रलाइज रखो। और बाकी जो चीजें हैं, जो नॉन कोर एक्टिविटीज हैं, उनको आप डिसेंट्रलाइज कर दो। ठीक है। This principle states that there is a need to balance subordinate involvement through decentralization with manager retention of final authority through centralization। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको अच्छे से चलाना है तो उसमें दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी ऐसा नहीं होता कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो या कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो, नहीं। जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उनको सेंट्रलाइज रखना है टॉप लेवल के हाथ में। बाकी जितनी भी चीजें हैं उनको आप बाकी जो लोग हैं मिडिल और लोअर लेवल पे उनको भी दे सकते हो, यानी कि डिसेंट्रलाइज कर सकते हो। ठीक है, ओके। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। सिंपल सादा क्वेश्चन है, दिया है ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग ए डेलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, कोई 4 पॉइंट्स बताने हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के, लिख दोगे, हमने ऑलरेडी करा। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कोई 4 फीचर्स बताने कोऑर्डिनेशन के, अगेन हमने कर लिया है। ठीक है, तो वही आपको कोई 4 फीचर्स बताने हैं, लिख देंगे, ये भी सिंपल। ये अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये मुझे लगता है सैम्पल पेपर के मैंने डाले थे। ठीक है, तो वो आपके टाइम। चलो इसके बाद चलते हैं आगे। ये देखो, ये तो हमने कर ही लिया ऑलरेडी, तो इसको स्किप करते हैं। और ये भी हो गया, ये देख लेते हैं एक बारी। जो क्वेश्चंस ऑलरेडी रिपीट हो रहे हैं उनको हम स्किप करते हैं। दिया हुआ है identify the level at which necessary workforce was appointed for implementing and controlling the plans and strategies made by मुरलीधर पारेख। तो कौन से लेवल पे काम कर रही है वर्कफोर्स जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं प्लान्स को? देखो लाइन से तो यहाँ से ही पता चल रहा है इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है, मिडिल लेवल का। ठीक है, तो आंसर हमारा मिडिल लेवल हो गया। मिडिल लेवल, जितने भी चीजें बनी है, जो पॉलिसीज क्रिएट हुई हैं, उनको फॉर्मुलेट कर दिया गया, अब उन्हें कंट्रोल करने का, इम्प्लीमेंट करने का काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। व्हाट विल दे नीड टू डू टू कैरी आउट दिस मेन टास्क? तो आपको बेसिकली कोई 2 पॉइंट्स बताने हैं, उनकी आपको फंक्शनिंग बतानी है। ठीक है, फंक्शनिंग बतानी है ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो आप लिख सकते हो कि मिडिल लेवल जो है वो इंटरप्रेट करेगा पॉलिसी जो टॉप लेवल बनाएगा, अपने डिपार्टमेंट में नेसेसरी पर्सनल को इंश्योर करेगा, नेसेसरी ड्यूटीज असाइन करेगा, और डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मोटिवेट भी करेगा, और साथ साथ डिपार्टमेंट के संग कोऑर्डिनेट करके भी चलता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, ओके, सिंपल चीज। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कोई एक टेक्निक ही होगी, क्योंकि टेक्निक बोला है, टेक्निक्स नहीं बोला, टेक्निक बोला है ना, तो कोई एक टेक्निक आपको बतानी है। तो लिखा है द फैक्ट्री मैनेजर ऑफ मानिक स्टील लिमिटेड मुसद्दी लाल वॉज इन डिलेमा over workers shirking work. It was become difficult for him to identify the workers who sometimes faked illness, to skip work, and on various other times intentionally wasted time, which led to underutilization of resources. मतलब कि जो वर्कर्स हैं वो जानबूझ के कई बार ना बीमार होके नाटक करते थे, बीमारी का नाटक करते थे, और इंटेंशनली टाइम वेस्ट करते थे, जिससे यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था रिसोर्सेज का। द जॉब ऑफ द वर्कर्स वॉज कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट। He discussed the problem with one of his retired friends, Kantilal, who suggested him to appoint eight supervisors who would be specialists in their own fields and would be assigned work according to his or her qualities. तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम आई कि जो वर्कर्स हैं वो तरीके से काम नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फेक इलनेस दिखा रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, बेसिकली एक सजेशन दिया कि आप 8 सुपरवाइजर्स को अपॉइंट करो। 8 सुपरवाइजर्स कौन सी टेक्निक में आते हैं ये सोचो।
टेक्निक में आते हैं ये फंक्शनल फोरमैनशिप के। फंक्शनल फोरमैनशिप में 8 हेड होते हैं, ठीक है, 8 लोग होते हैं जिनका अपना अपना कुछ कुछ काम होता है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप हमारा आंसर है, उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में होता क्या है कि हमारे पास ये फैक्ट्री मैनेजर होता है, फैक्ट्री मैनेजर, ठीक है। उसके अंडर हम दो चीजें बनाते हैं, एक तो प्लानिंग, प्लानिंग इंचार्ज, और दूसरा प्रोडक्शन इंचार्ज। ठीक है, प्लानिंग में 4 लोग आते हैं, प्रोडक्शन में भी 4 लोग आते हैं, और इन 8 लोगों के नीचे जो इंसान होता है वो होता है हमारा वर्कर। मतलब एक वर्कर के ऊपर आप इन 8 लोगों को लगाओ, ठीक है। तो यही लिखा है कि प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन, ठीक है। सो प्लानिंग में आपके पास 4 लोग आएंगे, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी, इनका अपना अपना काम है। दूसरा प्रोडक्शन इंचार्ज में भी एक आएगा आपके पास, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। तो इनका भी जो जो काम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो एक बार रीड कर लेना, ठीक है। सो फंक्शनल फॉर्मेशनशिप हमारी यहाँ पे टेक्निक आइडेंटिफाई करनी थी, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है, identify and explain the feature of management discussed by Mr. अगस्त्या in his announcement। तो मैनेजमेंट का फीचर बताना है कौन सा है। देखो दिया है, जनरल मैनेजर ऑफ अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर अगस्त्या लोखंडे मेड द फॉलोइंग अनाउंसमेंट एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। क्या अनाउंसमेंट करी? व्हेन वी थिंक ऑफ अ ब्रांड वी थिंक ऑफ रेप्यूटेशन, बट द रेप्यूटेशन इज मेड और ब्रोकन बाय द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर रिप्रेजेंटेशन। If people are miserable, they can't give their best work and brand suffers. On the contrary, positive results can be observed if there is job satisfaction, effective and efficient functioning. बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि जब भी हम एक ब्रांड के बारे में सोचते हैं तो हम रेप्यूटेशन के बारे में सोचते हैं। और रेप्यूटेशन अगर अच्छी है या खराब है वो किससे पता चलेगी? प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी से। आपको रिजल्ट्स कैसे ऑब्जर्व कर पाओगे कि पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं कि अगर आप जॉब सेटिस्फैक्शन देख पा रहे हो तो, ठीक है। सो कौन सा फीचर है? तो फीचर यहाँ पे आएगा इंटेंजिबिलिटी, कि मैनेजमेंट में जो है वो इंटेंजिबल है, आप देख नहीं सकते, मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, इंटेंजिबल है, ठीक है। गुडविल को आप सिर्फ समझ पाओगे कि अगर गुडविल तभी बनेगी जब आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी हो, है ना। पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको तभी आप ऑब्जर्व कर पाओगे जब जॉब सेटिस्फैक्शन होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। तो इंटेंजिबिलिटी की यहाँ पे बात हुई है। स्टेट एनी 3 रीजंस दैट मेक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है उसके 3 रीजंस बताने हैं। तो कोई भी 3 आप पॉइंट्स यहाँ पे मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के लिख सकते हो, हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, तो उनको आपको एक्सप्लेन करना है 3 रीजंस, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा ही बचा है हमारे पास। वो दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्सप्लेन द टेक्निक यूज्ड बाय लीना एंड कुशाग्र टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। तो आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स बतानी है, ठीक है। तो दिया है, लीना हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑपरेशंस मैनेजर इन अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी डीलिंग इन गारमेंट्स with growing online sales. Okay. The company has recently rented space in a warehouse to store garments and mail out orders. In order to take orders, the responsibility of order fulfillment, Leena promotes an associate Kushagar to the post of inventory and order fulfillment supervisor. ठीक है, दिया हुआ है, Kushagar has been given the task to assess whether it is best to process order as they come in or let them accumulate and then to process them in batches. तो बेसिकली कुशागर क्या कर रहा है, कुशागर को काम दिया गया है कि वो चेक करेगा कि ऑर्डर को प्रोसेस करना बेस्ट कब होगा, जब वो ऑर्डर्स आएंगे कब, या फिर जब आप उनको बेसिकली एक्यूमुलेट करोगे तब, ठीक है। उनको एक्यूमुलेट होने देना है या जब ऑर्डर आ जाए तभी असेस करना है। सो ये कंक्लूड दैट accumulating एंड देन प्रोसेसिंग them in batches is the best way of fulfilling orders in order to minimize cost and maximize customer satisfaction। तो देखो टेक्निक की बात हो रही है, कुशागर ने एक बेस्ट वे को आइडेंटिफाई कर दिया। बेस्ट वे, बेस्ट मेथड बात होती है मेथड स्टडी के अंदर। मेथड स्टडी में आपको एक बेस्ट वे को ही आइडेंटिफाई करना होता है जिससे आप कॉस्ट को कम कर पाओ, ठीक है। तो पहला तो आइडेंटिफाई कर दिया हमने यहाँ से, ओके। इसको एक्सप्लेन कर देना मेथड स्टडी को। दूसरा लिखा है, थ्रू सेवरल रीडिंग्स लीना फाइंड्स द स्टैंडर्ड टाइम टेकन। स्टैंडर्ड टाइम की बात हो रही है, फ्रॉम द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर टू द डिलीवरी ऑफ गारमेंट्स। तो अगर हम स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा एक काम को करने में, तो हम बात कर रहे हैं टाइम स्टडी की, टाइम स्टडी की। तो टाइम स्टडी और मेथड स्टडी ये दो चीजें हैं
दो टेक्निक्स हैं जिनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बोला है आइडेंटिफाई एंड सेट 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड हियर। तो पैसेज में आपको इंपॉर्टेंस बताइए मैनेजमेंट की। देख लेते हैं। कैप्चा लिमिटेड इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी in which all the employees learn various ways of dealing with diverse situations from their seniors. Company provides financial as well as non-financial incentives. This helps the employee to grow and develop their ability. ठीक है, तो बेसिकली जो कंपनी है वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रही है जिससे एम्प्लॉय ग्रो करेंगे। एम्प्लॉयज की पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है, यानी कि मैनेजमेंट हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ये तो हो गया आपका पहला इंपॉर्टेंस। ठीक है, दूसरा, द ऑर्गेनाइजेशन बिहेव एज अ रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी एंड ऑलवेज क्रिएट्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनाइजेशनल क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए भी अच्छा कर रहा है, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है जिससे मार्केट में पॉजिटिव इमेज डेवलप हो पाएगी। तो यानी कि हम सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं, अनदर पॉइंट। ठीक है, इसके साथ साथ द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आर excellent and employees always try to find unique ways of providing solutions in the context of rapidly changing business environment. So rapidly changing business environment की बात हो रही है जिसमें हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स काफी यूजफुल माने जा रहे हैं। तो अगर हम चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ से आपके पास एक और इंपॉर्टेंस निकल के आती है, दैट इज इट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपने 3 इंपॉर्टेंस यहाँ पे से चेक कर ली, उनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है खुद से। ठीक है, ओके, चलो ये भी हो गया। इसके बाद सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ऑन एनी 3 बेसिस। तो सबसे पहले तो मीनिंग लिखा है। मीनिंग में लिखा हुआ है कि यूनिटी ऑफ कमांड में वन सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कि हर एक ग्रुप को एक ही पर्टिकुलर गोल के टुवर्ड्स काम करना है, वन हैड एंड वन प्लान। ठीक है, एम क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड से डुअल सबॉर्डिनेशन खत्म होगा और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से ओवरलैपिंग प्रिवेंट हो पाएगी कि एक ही काम बार बार नहीं होगा। इम्प्लीकेशन, इंडिविजुअल एम्प्लॉय को इफेक्ट करता है यूनिटी ऑफ कमांड, बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का इम्पैक्ट पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे आता है। ओके, चलो देन नेक्स्ट है डिसिप्लिन ऑर्डर एंड इनिशिएटिव, ये हमने ऑलरेडी कर लिया। इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन एफडब्ल्यू एंड हेनरी फ्योल ऑन एनी 3 बेसिस। तो कोई भी 3 बेसिस पे हमें डिफरेंशिएट करना है। सो हेनरी फ्योल का जो मोटिव था वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए था और एफडब्ल्यू टेलर ने फोकस किया शॉप फ्लोर यानी कि लोअर लेवल पे। ठीक है, इसके बाद आप इसमें लिख सकते हो एप्लीकेबिलिटी। तो जो हेनरी फ्योल है उनके प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। ठीक है, बट टेलर के प्रिंसिपल्स स्पेशलाइज सिचुएशन में ही अप्लाई हो सकते हैं। बेसिस क्या है, फ्योल ने जो प्रिंसिपल्स निकाले वो पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे थे और टेलर के प्रिंसिपल्स ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटेशन थे। फोकस था ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन फ्योल का और टेलर ने फोकस किया प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। पर्सनैलिटी की बात करें तो हेनरी फ्योल प्रैक्टिशनर थे और टेलर साइंटिस्ट थे। हेनरी फ्योल ने जनरल थ्योरी दी एडमिनिस्ट्रेशन की और हमारे जो टेलर हैं एफडब्ल्यू टेलर उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, ओके, ओके, डन। ठीक है, फाइनली डन, खत्म हो गए सारे क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो यस हम लोगों ने सारे ही चैप्टर 1 एंड 2 के क्वेश्चंस कर लिए। मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको क्वेश्चंस देखो पता है कहाँ कहाँ से कराए। हम लोगों ने 2022-23 के क्वेश्चंस कर लिए, सारे जितने भी सेट में क्वेश्चंस आए थे चैप्टर 1 और 2 के। 2023-24 के भी कर दिए और 2024-25 यानी पिछले साल के भी कर दिए। इसके साथ साथ इन 3 साल के जो सैम्पल पेपर थे उसके भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिए। इस साल का जो सैम्पल पेपर था उसके भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो मैंने आपको सब करा दिया, सब कर लिया हमने भाई, सब कर लिया। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करे, आपको पता लगा होगा कि किस तरह से आपको पढ़ के आंसर्स निकालने हैं। मुझे पता है वीडियो लंबी बनी है क्योंकि मेरा भी गला खराब हो रहा है ऑफ कोर्स। तो यस, बट अच्छे से आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मार्क्स आपके यहाँ पे तो कहीं डिडक्ट नहीं होंगे, इतना करो। बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट हमारे चैप्टर 3 और 4 के पीवाईक्यूज के साथ। आज इतना कर लो, तरीके से ध्यान से करना क्वेश्चंस। किसी भी पॉइंट में अगर डाउट आता है तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, बाकी यस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स तक जिन्होंने अभी तक पढ़ाई ही नहीं शुरू करी है, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी अब मैं बोलना बंद करती हूँ, मेरा गला खराब हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू सो मच।